हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 2 के जो सेमेस्टर 3 का जो टॉपिक है और जो आइडोल से कर रहे हैं, मतलब एमकॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर रहे हैं लेकिन आइडोल से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, उनके लिए पार्ट 1 के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने जैसे कि बोला, हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बारे में देख रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एमकॉम पार्ट 2 का जो सेम 3 है और एमकॉम पार्ट 1 का जो आइडोल से, मतलब जो आइडोल से बाहर से करे उनके लिए, ठीक है, ये एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये फॉरेन करेंसी कन्वर्जन ये टॉपिक बहुत ही इजी है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको एग्जाम में लगभग 20 मार्क्स के लिए, 20 या 25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कैसे? तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक है और इजी भी है, इसलिए मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का मीनिंग क्या है। अभी आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि फॉरेन करेंसी मतलब क्या। देखिए, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया की करेंसी है रुपीज, वैसे ही अलग अलग देशों में, कंट्री में करेंसी अलग अलग होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका की करेंसी डॉलर में है, सो हमारे लिए डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी है, ये तो आपको पता है। ठीक है सर, पता है। देखिए, फॉरेन करेंसी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अभी ये कन्वर्जन क्या है, तो आपको पता होगा कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है। कन्वर्ट करना, मतलब हमारा रुपीस है वो डॉलर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, या डॉलर का जो डॉलर है वो रुपीस में कन्वर्ट होता है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, सो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का ये मीनिंग होता है सर, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, इसकी जरूरत हमको क्यों है, ये टॉपिक में किस तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। देखिए, क्या रहता है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, किसके लिए होता है, ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या होता है, इंडिया की कुछ कंपनीज है, उनकी ब्रांचेस है जो बाहर है, मतलब इंडिया की मानो रिलायंस कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है अमेरिका में, एक ब्रांच है जापान में, हाँ इंग्लैंड में है एक ब्रांच। ऐसे अलग अलग देशों में हमारे ब्रांचेस रहती है। कुछ बैंक वगैरह भी रहेगा, उसके भी ब्रांच रहता है, या कोई भी आपकी कंपनी होगी तो उसकी ब्रांच रहती है। तो क्या वहां पे डॉलर के हिसाब से सब किया जाता है, मतलब जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो यूएस में डॉलर के हिसाब से करेंगे, इंडिया में रुपीज के हिसाब से करेंगे। सो कंपनी तो एक है, बराबर ना, उसकी ब्रांच खाली हमने क्या करे दूसरे देश में वहां पे ओपन कर दिए, तो वहां का जो अकाउंटिंग होगा वो डॉलर के हिसाब से होगा, बराबर, और इंडिया का होगा रुपीस के हिसाब से। तो फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे इंडिया में, जब हम फाइनली अपना अकाउंटिंग करेंगे तो हमको वो इंफॉर्मेशन डॉलर में मिलेगी, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट रुपीस में करना पड़ेगा। यही तो हमको इस टॉपिक में देखना है, बाकी कुछ नहीं है, यही टॉपिक में हमको देखना है। बहुत ही इजी है, कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा रेट लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता सर बोलेंगे आप इजी होता है, क्या है इसमें, वो तो देंगे हमें डॉलर में, उसको अभी कितना रेट है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं क्यों होता, आप देखिए ना, पूरे साल में हर रोज एक्सचेंज का रेट जो बदलता रहता है। मतलब आज अगर 75 है, मुझे पता नहीं आज कितना है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ 70 के आसपास रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज 75 है, तो कल 75 ही रहेगा क्या, 75.5 हो जाएगा या 74 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मंथली डे टू डे बदल रहता है ये एक्सचेंज रेट। सो आप क्या हर एक डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते क्या? वो तो नहीं कर सकते। यही हमको इस टॉपिक में देखना है कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखिए, आप उसमें से कुछ ये तो आपको समझ में आ गया कि फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का मतलब क्या है, कहाँ पे प्रैक्टिकली ये यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये तो आपको कोई नहीं बताता, ज्यादा से ज्यादा मैं देखता हूँ, अभी आप देखेंगे कहाँ पे भी आप लेक्चर देखेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो ज्यादा ये कोई नहीं ज्यादा बताता।
इसके ऊपर ज़्यादा कोई नहीं बोलता, डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या कुछ जैसा बता के आगे जाता है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि यहां पे ही गलती होती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो अगर आपको पता नहीं कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है, किसमें वो कंपनीज या ब्रांच आती है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। कोई तो आपको ये बताता भी नहीं कि ये यूज करो, खाली बोल देता है कि इसको कन्वर्ट ऐसे करो। लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले हैं, पूरे रूल के हिसाब से जाने वाले हो और आप कहां पे भी आपकी गलती नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, जैसे कि मैंने बोला आपको, ये है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अभी सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? देखिए इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। सो जो ऐसी ब्रांच, मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया की कंपनी है, उसकी एक ब्रांच हमने अमेरिका में खोली है, ओपन कर दी है। सो वो ब्रांच का सब हिसाब किताब जो बोलेंगे या उसको हेल्प अगर इंडिया से हो रही है, मतलब इंडिया से वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे माल, आप वहां पहुंचा रहे हैं, उसके जो एक्सपेंडिचर वगैरह उनके लिए उनको पैसे दे रहे हैं, सब मैनेज आप कहां से कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं। मेन आपकी जो कंपनी कर रही है उस ब्रांच को, तो वो यहां पे आएगी, उसे हम कहेंगे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? कुछ अलग नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? इंडिया से वो ब्रांच मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि उसको कुछ गुड्स आप बेच रहे हैं, वहां पे बेचने के लिए आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां पे बेचने के लिए वो आप वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। या उसके जो कोई एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस है या मंथली एक्सपेंडिचर है, सैलरीज वगैरह, वो इंडिया से आप वहां पे क्या कर रहे हैं? उनको पैसे दे रहे हैं। तो वो कहां पे आएगा? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आएगा। हाँ, वो फॉरेन ब्रांच ही रहेगी, लेकिन वो क्या रहेगी? कंट्रोल कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है। इंडिया से सब आप उसको पैसा वगैरह दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो उसे हम कहेंगे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये तो समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। देखिए आप, जैसे कि मैं अभी ये, मुझे पता है कि वीडियो में मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, लेकिन ये वीडियो देखते समय ऐसा मान लो कि मैं अभी आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, आपके सामने अभी ये लाइव चल रहा है। आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया। अभी आगे बढ़िए आप, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? अभी देखिए, जैसे कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग रहता है कि जो ब्रांच है अमेरिका में, वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, वहां के जो एक्सपेंडिचर वगैरह बेयर कौन कर रहा है? इंडिया से हम, हमारी जो मेन कंपनी है वो कर रही है। इसे हम इंटीग्रेटेड कैसे कह सकते हैं या कहते हैं। अभी नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन का मीनिंग उसके अपोजिट है, मतलब जो कोई ब्रांच वो फॉरेन में है, ठीक है, जो कोई ब्रांच वो कहां पे है? फॉरेन में है, यूएस में है या अमेरिका में है, वो हिसाब, वो सेल, उसका पूरा हिसाब, उसके एक्सपेंडिचर वो खुद कर रही है, तो उसे हम नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहां पे हम सिर्फ फॉरेन ब्रांच कह सकते हैं, यहां पे भी फॉरेन ब्रांच ही कहा जाता है, या सब्सिडरी भी कहा जाता है। सब्सिडरी मालूम है ना, कंपनी की सब्सिडरी रहती है, मतलब एक मेन कंपनी रहती है, वो क्या करती है? दूसरी कंपनी का ज्यादा से शेयर्स एडॉप्ट कर लेती है और वहां पे खुद के नाम से वो चला लेती है। ठीक है, उसे हम सब्सिडी भी कहते हैं, वो हो सकती है। ठीक है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल ये मेन जो कंपनी है इंडिया में है वहां से होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? सब कंट्रोल, मतलब सब सेल वगैरह, कुछ भी जो एक्सपेंडिचर वगैरह, वो सब कौन करता है? इंडिपेंडेंटली वो क्या करती है? वो फॉरेन ब्रांच करती है। ठीक है, और बाद में ईयर एंड के बाद में वो सब हिसाब आपको मेन जो हमारी कंपनी है इंडिया में, जो हमारी कंपनी है वहां पे बेच देती है। उसे हम नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कहते हैं। मैं क्या अभी आपको पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो समझ में आ रहा है क्या? बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं तो फिर से बताता हूं। ठीक है, देखिए आप, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब क्या? ब्रांच ही, फॉरेन ब्रांच ही रहती है, इंडिया की हमारी एक कंपनी उसकी ब्रांच ही रहती है, लेकिन
उसको पूरा सपोर्ट इंडियन कंपनी यहां से करती है, उसके एक्सपेंडिचर वगैरह मैनेज करती है। उसके अपोजिट नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन में क्या होता है, वो भी ब्रांच ही रहती है हमारी कंपनी की, लेकिन वो खुद सब करती है, वो खुद सेल करती है, वो खुद अपना एक्सपेंडिचर वगैरह पे करती है, सब वो खुद करती है। इसे हम नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कहते हैं या ब्रांच कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों तो ब्रांच ही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर वहां पे वो मेंशन कर देते हैं कि वो कैसी ब्रांच है, इंटीग्रेटेड ब्रांच है या नॉन इंटीग्रेटेड है। अगर इंटीग्रेटेड हो तो कुछ जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन कर रहे हैं, आइटम का कन्वर्जन करने वाले हैं, वो हमको कैसा करना पड़ेगा, वो हमको कैसा करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। मतलब यहां पे अलग रेट रहेगा, यहां पे अलग रेट रहेगा। यहां पे कैसे होता है, पूरा मैनेज इंडिया से हो रहा है, इसलिए जैसे जैसे रेट रहेगा, जैसे आप मैनेज करेंगे, जैसे आप एक्सपेंडिचर देने वाले हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेट यूज करेंगे, एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर होने वाला है वहां उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसको क्लोजिंग या ओपनिंग रेट वगैरह, ये ओपनिंग रेट क्या है सर, क्लोजिंग रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, फिलहाल इतना यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा। आगे हम देखने वाले हैं ये डिटेल में कि किस तरह से इसका हमको रेट से यूज करना है। हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बाकी के टर्म्स बताना चाहूंगा। मतलब जैसे कि मैंने बोला ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट हम यूज करेंगे। मतलब क्या करना है हमको, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, देखिए ना आप, जैसे कि परचेस, तो परचेस का उन्होंने डॉलर में आपको दिया है 1000, सो आपको वो कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो आपको क्या आज के रेट से नहीं करना है, तो उसके भी रेट रहते हैं कि किस तरह से आपको ये करना है कन्वर्ट। अगर वो इंटीग्रेटेड है तो उसको कन्वर्ट जब उन्होंने परचेस किया है, हमने उनको बेचा है, मतलब इंडियन कंपनी ने फॉरेन ब्रांच को जब माल सप्लाई किया है, उस वक्त का रेट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अलग रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा रेट लेना है वगैरह, ये सब मैं अच्छी तरह से आपको आगे अभी बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अभी दूसरे वाले टर्म्स वगैरह हम देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि मैं आपको पीडीएफ में खोलने वाला हूं, वहां पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, बाकी के कुछ टर्म्स है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। इस वीडियो में हो रहा है क्या देखता हूं मैं, नहीं तो दूसरा एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। फिलहाल तो ये सब कंसेप्ट हम आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देख जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कुछ और टर्म्स देखने वाले हैं। उसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो है ओपनिंग रेट। ठीक है, कौन सा रेट, ओपनिंग रेट से हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, या ये कहां पे यूज होता है, इसका मीनिंग क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ओपनिंग रेट का मतलब क्या है। देखिए आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफली अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मान लीजिएगा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है या 20 से स्टार्ट हो रहा है, और वो एंड कब हुआ, 31 मार्च 2021 को एंड होने वाला है। सो इसे हम ओपनिंग डेट कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग डेट कहेंगे, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर की। सो ओपनिंग रेट मतलब क्या, इस वक्त मतलब 1 अप्रैल को जो रेट था, मानो $1 का रेट अभी 74 था 1 अप्रैल 2020 को, मान लीजिए, और $1 का रेट क्लोजिंग में वही 75 था। ठीक है, तो हम इसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग रेट। समझ में आ रहा है आपको? और इसे क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे ओपनिंग रेट, इसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग रेट। ठीक है, इसे कहेंगे क्लोजिंग रेट। समझ में आ रहा है आपको, ओपनिंग रेट कौन सा और क्लोजिंग रेट कौन सा। ठीक है, ये तो समझ में आएगा आपको, ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट। चलो आगे बढ़ते। अभी क्या रहता है, कुछ ऐसा नहीं ना, सभी ट्रांजैक्शन क्या ओपनिंग और क्लोजिंग में होने वाले हैं क्या, तो नहीं सर, बराबर हर एक डेट के हिसाब से होने वाले हैं। तो इससे दूसरा एक रेट रहता है, वो है एवरेज रेट रहता है। अभी ये एवरेज रेट क्या है सर, ये तो आपको दिया हुआ होता है प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल, नहीं तो आपको ये निकालना पड़ता है। सर ठीक है, दिया होता तो हम ठीक है लेंगे, वो नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कैसे ओपनिंग रेट कैसे निकालेंगे, सॉरी एवरेज रेट। देखिए उसका फॉर्मूला है ओपनिंग रेट, आपको पता होगा क्या, और क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2। मतलब मान लो अगर ओपनिंग रेट आपका है 70,
74 है और क्लोजिंग रेट है 76 मान लीजिए, डिवाइड बाय 2। ये अगर आप करेंगे, इसकी टोटल कीजिएगा और डिवाइड 2 करेंगे तो इसका आंसर आज कितना आ जाएगा, 75 इसका आंसर आ जाएगा। सो आपका जो एवरेज रेट है $1 का वो कितना रहेगा, ₹74। समझ में आ रहा है, इसे हम एवरेज रेट कहते हैं। कुछ ऐसे आइटम रहते हैं उसको हम मतलब बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में आइटम रहते हैं उसको हम एवरेज रेट से क्या करना पड़ता है, उसका अमाउंट निकालना पड़ता है। अभी सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि ओपनिंग रेट क्या होता है, क्लोजिंग रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, बराबर, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप ध्यान से देखना, अभी ओपनिंग रेट की पहले हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ इनका यूज, अभी दूसरा वाला डिटेल में मैंने जैसे कि बोला आपको कि कहाँ पे इंटीग्रेटेड हमने देखा अभी फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन देखा, वो डिटेल में आपको पीडीएफ में मैं आपको समझाने वाला हूं, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देखिए कि इसका यूज मतलब ये तीनों रेट का यूज कहां पे मोस्ट ऑफली किया जाता है। थोड़ा दोनों मेथड में थोड़ा अलग अलग रहेगा, वो मैं जैसे कि मैंने बोला अभी भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, पीडीएफ में मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल देखिए आप ओपनिंग रेट जो रहता है वो मोस्ट ऑफ यूज किसके लिए होता है, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि क्या मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक के लिए होता है। क्लोजिंग रेट, बोलिए बोलिए, आपको पता है, बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, बराबर। क्लोजिंग रेट क्लोजिंग स्टॉक के लिए, बराबर। दूसरा एवरेज रेट कहां पे सर, एवरेज, अभी ये एवरेज रेट क्या रहता है, आपको आप मास्टर कर रहे हैं, आपको ये तो पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट रहता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, परचेस आता है सर, सेल्स आता है, वेजेस आता है, या आप देख सकते हैं पीएनएल में रेंट आता है, इंश्योरेंस आता है, ये सब एक्सपेंडिचर आते हैं। उनके सब के लिए मतलब जो आपके एक्सपेंडिचर है उनके सब के लिए मोस्ट ऑफ, मैं अभी ये मोस्ट ऑफ क्यों बोल रहा हूं कि कभी कभी चेंज होता है, वो कहां पे चेंज होता है ये मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्या, यहां पे वो एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज रेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो एसेट्स रहती है हमारी, अभी यहां पे मैं बोलूंगा एसेट्स में फिक्स एसेट आती है और करंट एसेट भी आती है, बराबर ना। सो वो जो फिक्स एसेट रहती है वो दोनों जो दो यहां पे गलती कर देते हैं, प्लीज ये ध्यान से देखना, दो हमारी बेहतर है, एक है इंटीग्रल और दूसरी है नॉन इंटीग्रल, बराबर, नॉन इंटीग्रल। सो इंटीग्रल में यहां पे हम एसेट जब खरीदेंगे मतलब परचेस करने वाले हैं वहां का रेट लिया जाता है एसेट परचेस का, और नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट लिया जाता है, ये अलग है, ये मैं आगे भी आपको बताना चाहूंगा या बताने वाला हूं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही मान लो कि जो फिक्स एसेट है उसका रेट क्या रहता है, उनको जब परचेस हमने किया वो या क्लोजिंग रेट रह सकता है। और दूसरी बात जो बाकी के एसेट से मतलब करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, इससे हम क्लोजिंग रेट के हिसाब से, कौन सा रेट, यहां पे करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट यूज करते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी देरी नहीं करता, आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। चलो जाते हैं पीडीएफ पे, अभी जाते हैं वहां पे अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बने रहना और अच्छी तरह से देख लेना, पूरा ये आपको 100% समझ में आने वाला है। चलो मिलते हैं वहां पे, चलो देख, चलो अभी पीडीएफ पे देखते हैं। अभी हमने देखा सब कुछ कंसेप्ट देखे, अभी मैंने आपको बोला कि पीडीएफ में बाकी के कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये सब चल रहा है, आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसलिए, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं वो सेठ पब्लिकेशन के बुक की पीडीएफ है, ठीक है। ये भी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। देखिए हमने अभी देखा, वो थोड़ा सा रिवीजन में लेता हूँ फास्ट में। देखिए फॉरेन ब्रांच हमने देखा, उनमें इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल। हाँ, हमने देखा कि इंटीग्रल क्या होता है, मतलब जो पूरा डिपेंड रहती है अपने मेन कंपनी पे, उसे हम इंटीग्रल कहते हैं, और नॉन इंटीग्रल मतलब इंडिपेंडेंट रहती है, ये सीधी तौर पे हम कर सकते हैं। अभी हमको क्या देखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको, अभी ये सब मैंने आपको बताया, डिफरेंस भी बताया आप सब, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, ये वाली देखिए आप,
ये एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से हमको क्या करना है, जो रेट है वो यूज़ करने हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, देखिए ये कौन से हिसाब से रहेंगे, ये मेथड के हिसाब से रहेंगे, मतलब इंटीग्रल है वो ब्रांच है या नॉन इंटीग्रल वो ब्रांच है। ठीक है, देखिए आप अगर वो इंटीग्रल है तो मॉनेटरी आइटम जैसे कि कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये सब आपको अगर इंटीग्रल हो तो क्लोजिंग रेट से क्या करना है, उसको आपको कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। अगर नॉन इंटीग्रेटेड हो तो रेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। अभी आप बोलेंगे सर क्लोजिंग रेट और रेट ऑफ एंड ऑफ ईयर में डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। कैसा होता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, वहाँ का फाइनेंशियल उन्होंने अलग लिया होगा तो वहाँ के हिसाब से, नहीं तो क्लोजिंग रेट आपके इंडिया के हिसाब से होता है, इसलिए वैसा बोला है। ये भी क्लोजिंग रेट ही है। ठीक है, कि दोनों मतलब इंटीग्रेटेड हो या नॉन इंटीग्रेटेड हो, दोनों का भी क्लोजिंग रेट से ही हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। किसका ये सब आइटम का, मतलब डेटर्स, कैश वगैरह, इसे हम कहते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी सेकेंड वाला देखिए आप, ओपनिंग स्टॉक। अभी आपको मैंने अभी बताया कि ओपनिंग स्टॉक जैसे कि इंटीग्रल अगर हो तो देखिए ध्यान से देखो, एक्चुअल रेट ऑफ डेट ऑफ द परचेस इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ ओपनिंग रेट। इसका मतलब क्या है, देखिए जब जब अगर वो ओपनिंग स्टॉक आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटीग्रल हो तो जिस डेट पे आपने वो परचेस किया था वो डेट आपको लेनी है, मतलब वो रेट आपको लेना है। ठीक है, वो हो सकता है पहला डेट हो सकता है, मतलब पहला 1 अप्रैल का हो सकता है या अलग भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपको रेट लेना पड़ेगा। कहाँ पे, इंटीग्रल जब आपकी ब्रांच हो तो। अगर वो रेट उन्होंने नहीं दिया है, प्रॉब्लम पे दिया होगा परचेस का ये रेट है तो ठीक है वो लेंगे आप, नहीं दिया है अब्सेंस होगा, नहीं दिया हो तो ओपनिंग रेट यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी देखा है सब जो एग्जांपल है वहाँ पे ओपनिंग रेट ही लिया है, क्योंकि वो नहीं दिया होता है। अगर दिया होता तो वो लेना पड़ता इंटीग्रल में। और देखिए अब नॉन इंटीग्रल में क्या है, रेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग रेट ही लेना है, कोई भी हो ओपनिंग रेट ही लेना है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ही गलती कर देते हैं आप क्या कर देते हैं, ओपनिंग रेट लेना है, ठीक है चलो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट यही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वो मेथड कौन सी, ये डिपेंड होता है। ठीक है, ये देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम में कौन से ब्रांच है, इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल। समझ में आ रहा है आपको, अगर इंटीग्रल तो एक्चुअल रेट यूज़ करने का उन्होंने जो आपको दिया हुआ है वो, अगर नहीं दिया तो ओपनिंग रेट ले सकते हैं, और नॉन इंटीग्रल में ओपनिंग रेट ही आपको लेना है कन्वर्ट के लिए। क्या कन्वर्ट के लिए, ओपनिंग स्टॉक के कन्वर्ट के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो आपका हो गया, अभी ये थर्ड वाला देखिए, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अब जैसे कि अभी मैंने बोला आपको क्लोजिंग स्टॉक, देखिए एक्चुअल रेट ऑफ द डेट मतलब ऑफ परचेस ऑफ स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक जब आपने परचेस किया था, ब्रांच में परचेस किया था मेन हमारी कंपनी से, वही डेट आपको लेना है। अगर वो नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग रेट ले सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से। और नॉन इंटीग्रेट में क्या रहता है, क्लोजिंग रेट ही लेना है आपको, रेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ रहा है आपको, इनमें दोनों में से डिफरेंस, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग रेट, लेकिन इंटीग्रल हो तो वो रेट दिया होगा, अगर जब परचेस किया उसका रेट दिया होगा तो वो लेना है, नहीं तो क्लोजिंग रेट लेना है। और नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट ही लेना है हमको। अगर मैं ये जो कोई भी बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सर क्लोजिंग रेट ओपनिंग रेट लेना है, कन्वर्ट करना है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और समझ के रखना। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये सब हम कन्वर्ट, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कन्वर्ट करना है, डॉलर से हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, कौन से रेट से करेंगे कन्वर्ट, यही देख रहे हैं आप। अभी देखिए नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे कि कौन से आप फिक्स असेट्स वगैरह। देखिए आप फिक्स असेट का जब इंटीग्रल हो तो एक्चुअल रेट ऑफ डेट ऑफ परचेस ऑफ एसेट, मतलब जब आपने वो एसेट, जैसे कि फर्नीचर फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर जब आपने परचेस किया, मान लो आपने 1 जून को लिया, तो आपको 1 जून का रेट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नॉन इंटीग्रल हो तो रेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा।
ध्यान से देखिए, यही यही पे ही गलती होती है, यही पे ही गलती हो जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? अगर इंटीग्रल हो तो आपको जब आपने फर्नीचर परचेस किया उस डेट का एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है, लेकिन नॉन इंटीग्रल अगर वो बेंच हो तो आपको वो रेट नहीं लेना, ये रेट नहीं लेना, आपको क्लोजिंग रेट ही लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एसेट के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, ध्यान से देखना। डिप्रिसिएशन इफ एसेट इज कैरिड हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब डिप्रिसिएशन हम निकालते हैं ना फिक्स एसेट पे, उसका क्या करना है, वो एक्चुअल रेट द डेट ऑफ परचेज, जैसे कि हमने अभी देखा फिक्स एसेट के हिसाब से, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। मतलब जब आपने वो एसेट परचेस किया था वही डेट आपको यहाँ पे यूज करनी, उस डेट का रेट आपको यूज करना है। और नॉन इंडिकेट में क्लोजिंग रेट यूज करना है। कौन सा सिंपल लग रहा है आपको? नॉन इंडिकेट सिंपल लग रहा है ना? ठीक है, दोनों भी वैसा ही, थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? डिप्रिसिएशन का रेट क्या लेना है, जिस वक्त आपने एसेट परचेस की वो रेट लेना है, और नॉन इंडिकेट में क्लोजिंग रेट लेना है डिप्रिसिएशन के कन्वर्ट के लिए। ठीक है, सीधी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अदर रिवेन्यूज आइटम्स, मतलब आपको पता है जैसे कि परचेज, सेल्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सब सब जो ट्रेडिंग या पीएनएल में आते हैं, वो सब आइटम उनको क्या करना है, एवरेज रेट से। ठीक है, एवरेज रेट से क्या करना है आपको, उनको क्या करना है, एलोकेट करना है। कहाँ पे? इंटीग्रल पे। नॉन इंटीग्रल पे भी आप देख सकते हैं एवरेज रेट पे। ठीक है, क्या करना है, एवरेज रेट पे आपको करना है, दोनों में सेम है। हाँ सभी, मतलब समझ में आ रहा है ना? परचेस, वेजेस रहता है, सैलरी रहता है या कमीशन रहता है, सब एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आते हैं उनको क्या करना है, एवरेज रेट से आपको क्या करना है, एलोकेशन करना है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर देना है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का देखिए आप, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स टू हेड ऑफिस। इसका मतलब क्या, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब क्या, अगर आपका हेड ऑफिस, जैसे कि मैंने बोला इंडिया की कंपनी है, इंडिया में आपका हेड ऑफिस है और आपकी ब्रांच है अमेरिका में, तो आपने इंडिया से वहाँ पे माल, आपका जो कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो बेचा, वहाँ पे उनको भेज दिया, तो वो हम कहेंगे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। और गुड्स टू हेड ऑफिस का मतलब क्या, ब्रांच से आपके हेड ऑफिस में अगर माल आया तो उसे हम कहेंगे गुड्स टू हेड ऑफिस। ये दोनों के लिए क्या है कि अगर वो इंटीग्रल हो तो एट द रेट ऑफ रिकॉर्डेड हेड ऑफिस बुक्स, मुझे हेड ऑफिस के बुक में जिस डेट से रिकॉर्ड किया है वो गुड्स, वो डेट आपको लेनी है। अगर वो नॉन इंटीग्रेट हो तो क्या करना है, तो एट द रेट ऑफ इन द हेड ऑफिस बुक, मतलब वही सेम ही उन्होंने बताया है। जब बेचा है माल, मतलब वो बताएंगे ना कि गुड्स कब बेचा है, कौन से मंथ में बेचा है, उनको उन्होंने ब्रांच को दे दिया है गुड्स, तो उसके हिसाब से आपको वो डेट के हिसाब से रेट लेना पड़ेगा कन्वर्ट के लिए। दोनों के लिए भी सेम ही यहाँ पे है। जब आपने गुड्स उनको सेंड किया है वो डेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, 8 नंबर वाला देखिए, बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफिस। हाँ, बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफिस, इसका मतलब क्या है, जो ब्रांच ऑफिस रहेगा आपका, ब्रांच अमेरिका में है, वहाँ पे हेड ऑफिस का बैलेंस कितना है, अमाउंट कितना है, जितना आप मतलब बोलते हैं ना हेड ऑफिस को वो बेचना पड़ा, मतलब जो अपने ब्रांच का प्रॉफिट वगैरह हुआ है वो पैसा किसका है, हेड ऑफिस का है, तो वो क्या करते हैं ईयर एंड में वो बेच देते हैं इंडिया में, वो हेड ऑफिस को बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच ऑफिस। तो वो इंटीग्रल हो तो एट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड हुई है जिस डेट पे, वही आपको कन्वर्ट करनी है या वही अमाउंट आपको लेनी है। हाँ, यहाँ पे भी सेम, एट द रेट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक, जिस रेट से रिकॉर्ड किया हुआ है हेड ऑफिस बुक में वही आपको रेट वहाँ पे यूज करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखिए उसके बाद रेमिटेंस, मतलब जो भी बेचा है हमने, मतलब अभी जैसे कि गुड्स हमने सेंड किया था ब्रांच को, वैसे ही कैश सेंड किया, कुछ भी हमने सेंड किया ब्रांच को, हेड ऑफिस ने, तो जिस रेट से सेंड किया था, जिस वक्त सेंड किया था, वही एक्चुअल रेट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो। ठीक है, और कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज, अभी ये कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है आपको अगर पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ऐसी लायबिलिटीज जो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, कभी कभी वो करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि आपके कंपनी पे किसी का केस चल रहा है, आपके ब्रांच पे किसी ने केस, किसी अपने वर्कर ने आप पे केस कर दिया कि उसको आपने क्या किया, जॉब से निकाला है, तो अगर वो केस कोर्ट में
उसके बाजू में लग गया तो आपको वो पैसा उससे देना पड़ेगा, उसका जो भी उसने मांगा है वो। अगर नहीं आपके फेवर में लगा तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे लाइबिलिटीज को हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? उससे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट से हम कैलकुलेट करेंगे। ये ऐसी वाली लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती, ये सेपरेट नोट में लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हमने ये पूरा पार्ट देख लिया। अभी कैसे आपको यूज़ करना है ये आपको देखिए ध्यान से। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे जाके यही आपको पूरे मार्क्स देने वाली है। इसलिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार ये वीडियो देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अभी ये हो गया। अभी ये देखिए यहाँ पे रूल फॉर कन्वर्जन। ये रूल फॉर कन्वर्जन किसके लिए है? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के लिए है। ठीक है, सो सिंपल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट वगैरह, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग रेट हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया वही उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। फिक्स एसेट के लिए डेट ऑफ परचेस, हाँ फिक्स लायबिलिटीज के लिए भी जब आपने लायबिलिटीज इनकर्ड किया उसकी रेट, करंट एसेट के लिए क्लोजिंग रेट, करंट लायबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट, रेवेन्यू आइटम मतलब जो ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी आइटम है सेल्स परचेस एक्सपेंडिचर वगैरह वो एवरेज रेट, डिप्रिसिएशन के लिए जब एसेट आपने परचेस किया उस एसेट का डेट, रेमिटेंस के लिए एक्चुअल रेट जब आपने कोई रेमिटेंस किया, और हेड ऑफिस अकाउंट के लिए एक्चुअल फिगर ऑफ हेड ऑफिस इन मतलब अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, अभी ये सब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल देखने वाले, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप बोर हो जाएंगे। मुझे पता है आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, आप करोगे अच्छे से पता है, लेकिन इतना आप पहले देख लो अच्छी तरह से, ये समझ लो। हम आगे ये क्या अगले वीडियो में ये आप ये वाला फर्स्ट वाला ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर भी करना ये वीडियो। ठीक है, और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मैंने डिटेल दे दी है कैसे हमसे जुड़ सकते। और इस तरह से मैं आपको लाइव भी मैं पढ़ाता हूँ, कैसे आप मुझसे जुड़ के लाइव पढ़ सकते हैं। पूरा जो एमकॉम के जो आइडल के स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए हमारी बैचेस है लाइव के लिए, मतलब लाइव में आपको पढ़ाता हूँ। हाँ, और कम ही स्टूडेंट रहते हैं, आप हर एक आपका डाउट हम वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो चेक करिए, आपको वहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। फीस भी रीज़नेबल है, फीस इतनी कम है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी फ़ीस हमारी कम है इसकी एमकॉम की कि आपके मंथली जो रिचार्ज है ना उससे भी कम है। कैसे कितनी है ये सब आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।